हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज 12 जनवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पे हम नजर डालेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली बार चैनल पे आए उनके लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन। पहला जो न्यूज आर्टिकल है वो आपके लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि फैक्चुअल डेटा इसमें काफी सारा है कि एक ब्रिज बना है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ये सिर्फ नॉर्मल ब्रिज नहीं है, सी ब्रिज है। और जो आज उसका इनॉग्रेशन होगा, हमारे पीएम साहब उसे करेंगे। और उसका नाम है अटल सेतु, जो मुंबई, जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोला जाता है। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बिल्ट एट कॉस्ट रुपीज दिस मच। और इसका जो पूरा कवरेज होगा, जो जिसको कनेक्ट करेगा लैंड और सी राउट दोनों को, वो होगा 16.5 किलोमीटर। The stretch will be open to commuters Saturday morning. The PM will travel on the sea bridge from INS Shikra in Kolaba till Navi Mumbai, and also lay by foundation for a 9.2 kilometer underground road tunnel connecting eastern freeways Orange Gate with the Marine Drive. तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल जहाँ पे आपको मिले, टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटी, हिंदू, जहाँ मिले, इंडियन एक्सप्रेस, वहां से उठा लीजिए और सारा का सारा फैक्ट उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके साथ ही साथ जो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से जो हार्बर रोड है और मुंबई हार्बर ट्रांस हार्बर लिंक है, और इसके साथ ही साथ जो कवरेज है इसका ज्योग्राफिकल एरिया से, मुंबई में जो कवरेज एरिया है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, उसको पढ़ना है। क्योंकि इसमें एक टनल का भी जो एक फाउंडेशन रखी जाएगी, एक अंडरग्राउंड टनल है जो ईस्टर्न फ्रीवे ऑरेंज गेट विद मरीन ड्राइव को कनेक्ट करेगा। उसके लिए भी आप एक फैक्चुअल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और आसपास का जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की जो लोकेशंस आती हैं मैप में, आप उसे लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है अपने आप इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके मेंस राइटिंग के पर्पस है। बिकॉज ये इकोनॉमिकल ग्रोथ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा एक पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी मेंस राइटिंग में, आईएएस पीएससी में भी इसको आप यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इससे जुड़े हुए कई और न्यूज आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स अभी आते होंगे, आ रहे हैं, तो आप इसको मेंस राइटिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं जीएसटी वाले सेक्शन में। Now, ahead of upcoming Lok Sabha election, interim budget session likely between January 31st and February 9. याद रखिए कि ये जो साल है 2024 इलेक्शन का साल है, and interim budget session for parliament is likely to be held between January 31 and February 9. Sources said on Thursday this will be the last session before the upcoming general election. President Murmu will address the joint sitting of the two houses on January 31, they said. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the interim budget on February 1. Important क्या है interim budget? Okay, दो शब्द यहाँ पे हैं। पहले तो बजट क्या है, बजट कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे बनता है, कैसे पास होता है, उसके लिए एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और मेन, जहाँ से भी आप पॉलिटी जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंटरिम बजट की जो बात हो रही है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जीएस 2 में, क्योंकि ये साल इलेक्शन का साल है और इलेक्शन वाले साल में मुश्किल है कि पूरा बजट पेश किया जा सके। तो सरकार जो जो इस समय है सेंटर में, वो इंटरिम बजट को पेश करती है। जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस राइटिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं फटाफट से इंटरिम बजट क्या हुआ। एन इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट इफ इट डज नॉट हैव द टाइम टू प्रेजेंट अ फुल बजट और जनरल इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। तो उस केस में उस साल उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरिम बजट। इफ इन केस द इलेक्शंस आर नियरिंग, इट इज ओनली करेक्ट दैट इनकमिंग गवर्नमेंट फ्रेम द फुल बजट। ठीक है। अगर अगर इस वक्त, इफ इन केस, अगर जरूरत है, तो इन केस जरूरत है, इलेक्शंस आर नियरिंग, पास में इलेक्शन है, इट इज ओनली करेक्ट दैट द इनकमिंग गवर्नमेंट फ्रेम द फुल बजट। अ फुल बजट गिव्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे spending rights until the end of financial year. In case the government is not able to present the full budget before the end of the financial year, it will be required parliamentary approval for incurring expenditure in new financial year until a new budget is passed. तो एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर जाकर ही एक फुल बजट सरकार प्रेजेंट कर सकती है। क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन आस पास हो, तो इफ इन केस इलेक्शन लिखा भी हुआ, इफ इन केस अगर ऐसा है, तो सपोज करिए कि ये वो साल होता जिसमें इलेक्शन नहीं होता, और ये 5 साल सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं, राइट, किसी भी उसके 5 इयर्स किसी गवर्नमेंट के, तो उस केस में नियम अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ इन केस तक इलेक्शन are nearing, it is only correct that the incoming government frame the full budget. However, if it does not have the time to present a full budget, or if the general budgets are around the corner, तो उस केस में आप सरकार इंटरिम बजट प्रेजेंट कर सकती है, जो कि हुआ है।
Until the parliament discusses the budget and passes it through the interim budget, the government passes a vote on count which will allow the government to meet its expenses of administration. GS2 की मेंस में पॉलिटी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप इसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बजट जैसा जो शब्द है, क्या वो हमारे संविधान में है? एक सवाल पूछा गया था कि पहले कि बजट हमारे संविधान में मेंशन है या नहीं। तो टर्म जो बजट है वो कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ द करेस्पॉन्डिंग टर्म है, उसका नाम है आर्टिकल 112 में लिखा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का जो टर्म है सिर्फ यूज हुआ है आर्टिकल 112 में। बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में नहीं है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा मेथड है कि हाउ इज एन इंटरिम बजट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बजट, कैसे अलग होता है, कैसे पास होता है। ये अपने मेंस राइटिंग में नोट्स बना करके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको आप एड ऑन जरूर करें, ये आपको हेल्प दे सकता है प्री के क्वेश्चंस को हिट करने में, और साथ ही साथ मेंस राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स फ्री अप वर्किंग कैपिटल, गवर्नमेंट में सिंप्लीफाई विद होल्डिंग टैक्स मैथ। आप सुन रहे होंगे कि बजट है तो बजट के आसपास कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ चीजें हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें सुधार हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, सरकार करना चाहेगी। सो इस केस में एक टर्म आया है विद होल्डिंग टैक्स, एक आता है शब्द टीडीएस विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके बाद आता है विद होल्डिंग टैक्स। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर लगाया जाता है। TDS is entitled to the people of India with withholding tax is applicable for payments to non-resident, it means foreign transaction। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो उसके बाद TDS के साथ साथ आपको withholding tax भी लगाना होता है। It means, for example, apply TDS while making payments to the vendors and while making payments to foreign vendors apply withholding tax। अगर किसी फॉरेन वेंडर को आप पेमेंट करते हो तो withholding tax लगेगा। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ये बैंक्स वालों के लिए, साथ साथ आईएएस का सवाल भी पूछा गया है। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है और कैसे ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है इसको। तो गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होगा, बिकॉज हमारे यहाँ जो भी अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास एफडीआई है, तो एफडीआई का मतलब क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमें उनके ऊपर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा इंपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? अगर ये पेमेंट फॉरेन को जाती है तो उसके ऊपर विदहोल्ड टैक्स लगेगा ना। तो अगर विदहोल्ड टैक्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट की सिचुएशन में अगर विदहोल्डिंग टैक्स ज्यादा होगा तो फिर आपको पे, तो फिर कोई आपसे ज्यादा क्यों खरीदेगा? टैक्स एक तरीके को लिमिट करता है आपके ट्रांजैक्शन को। तो विदहोल्डिंग टैक्स भी जेन्युइन होना चाहिए, इसके ऊपर पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। और अबाउट 33 प्रोविजंस गवर्न टीडीएस विद द रेट्स वेरिंग फ्रॉम 0.1 to 30%, डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए आपको कि व्हाट इज विदहोल्डिंग टैक्स एंड ये टीडीएस से कैसे, टीडीएस के साथ लगता है, टीडीएस के बगैर लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यू कैन जॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर नोट्स, और आप तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आपको क्या चीज हेल्प कर सकती है यहाँ पर। Now, SIP account additions hit new high। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अधिकतर करके जब भी SIP की बात आए तो अगर आप सीधे स्टॉक मार्केट की बात आ रही है, स्टॉक मार्केट की बात आ रही है तो म्यूचुअल फंड्स की बात आ रही है। इसमें एक संस्था का नाम आता है, उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इन इंडिया, एम्फी। और ये कहा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एवरेज जहां ये दिया हुआ है तो एवरेज के पार समझ लीजिए, एवरेज के जो नई एसआईपी का रजिस्ट्रेशन है वो एवरेज से बढ़िया हो गया है, या उसका एवरेज अच्छा हो गया है। इसका मतलब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और सिस्टमेटाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो दैट कि उनको रिस्क फ्री या सब हाउ वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, मतलब कम कर सके, इसका रिस्क जो है उसको कम कर सके। तो आपको अगर सवाल ये उठता है कि व्हाट इज एसआईपी, सो इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड एम्फी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। यही गवर्न करती है हमारे भारत में सभी म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें इनके नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जरिया है अपने पैसे को बिना किसी, क्योंकि आप स्टॉक के बारे में अगर नहीं जानते, मार्केट को नहीं समझ पाते हैं,
और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। और एक समय के साथ जो ये एसआईपी का कंपनीज है, जो ये इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कोई भी कंपनी का आप एसआईपी उठा लीजिए, मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो बनाकर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज में, डेट में, और आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो इस केस में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एसआईपी, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर मार्केट ग्रोथ, व्हाट इज एमफी, एंड हाउ एग्जैक्टली दे इन्वेस्ट। तो इसके लिए इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा। Now, Rajnath meets Sunak, talks FTA and government-backed defense tie-ups. वैसे मैं FTAs और ट्रेड अग्रीमेंट्स पे काफी बढ़िया वीडियो बना चुकी हूँ, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू, बट स्टिल FTA क्या होता है और उसके साथ ये सिग्निफिकेंस कहाँ तक रखता है कि ऋषि सुनाक बात कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, वो कह रहे हैं कि यूके साइन अग्रीमेंट ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन DRDO एंड यूके DSTL से कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर के। ये इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों का मुद्दा है, और ये मेंस राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है GS3 और GS1 वाले मुद्दे में। साथ ही साथ आपके लिए ये GS4 में आपको हेल्प कर सकता है, इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अबाउट दिस फिनोमेना, कि अगर आपको एक पॉलिसी बनाने को मिले बीइंग एन IAS ऑफिसर की हमें क्या ये एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे ऑल्दो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे इंडिया यूके के संबंध कैसे हैं, अभी तक हमने उनसे कौन कौन सी MOU साइन करे हुए हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में कौन कौन से देश आते हैं, FTA का मतलब क्या होता है, और हम इंडिया एशियन कंट्रीज में इंडिया का क्या पोजीशन है इन डिफेंस टेक टाइप्स को लेकर के, राइट। तो ये सारी चीजें आप गो थ्रू करें, मीन्स राइटिंग में अपने नोट्स बनाएं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। एक बात और कह दूं, जब भी हम मीन्स राइटिंग की तैयारी करते हैं या फिर प्रॉपरली नोट्स को तैयार करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो डिटेल में, तो जब आप ऑलरेडी डिटेल में चले जाते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप तैयार हो जाते हैं। मतलब अगर आप मेंस तैयारी कर रहे हो तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्री की तैयारी करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, right? Now, India and UK are currently holding the 14th round of FTA negotiations. तो 14वां राउंड है ये FTA नेगोशिएशन का। तो इसको आप जहां पे भी आप सेक्शन वाइज नोट्स बनाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो वहां पे आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तैयारी करते रहिए।